वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है ट्वेल्थ क्लास के पोर्शन से तैयार कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो कंपटीशन प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसी को अब पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कंपटीशन प्रोफाइल। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो थोड़ी सी थ्योरी को रिवाइज करते हुए फिर हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टडी किया, जिसको हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। कंसीडर ए चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v in a uniform magnetic field b such that v makes an angle theta with b, then magnetic force experienced by charge is given by fm equal to q times v cross b। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो v को b की तरफ घुमाएंगे, हम v को b की तरफ घुमाएंगे तो इनवर्स डायरेक्शन यहां पर दिख रही है हमको। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, अब ये जो वर्ड आ गया ट्रांसवर्स, व्हाट डज इट मीन ट्रांसवर्स? तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का जो मीनिंग है वो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। When a charge plus q projected in uniform transverse magnetic field theta equal to 90 degree, जहां पर v perpendicular to b है, then maximum magnetic force of constant magnitude always acts perpendicular to its direction of motion। theta 90 होते ही ये फोर्स हो जाता है maximum। So the charge moves along circular path and requires centripetal force provided by the magnetic force। वो हम एक्सप्रेशन में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो q टाइम्स v भी हो जाएगा, यानी q v भी। अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो क्यूवी भी इक्वल टू हम mv स्क्वायर बाय आर यहाँ लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे लिए खुल जाते हैं। रेडियस जो है मिलेगी mv बाय क्यूबी। मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे तो p अपॉन क्यूबी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2m e के मींस काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी अंडर रूट ऑफ 2m/qv एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब यहाँ कैपिटल V जो है वो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और अपॉन में आ गया QB इक्वल टू 1 अपॉन B टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2mVAC अपॉन Q। तो टाइम पीरियड T जो है चार्ज पार्टिकल ऑफ ए सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज T equal to 2 pi r upon V and R equal to mv upon qb। टाइम पीरियड, we can find टाइम पीरियड, रेडियस की वैल्यू जब हम यहां पर रखेंगे तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर हमको मिलता है कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb एंड we can also find omega from this expression। omega is angular velocity, omega equal to qb upon m। So kinetic energy of the charge half mv square, if we put the value of v, that is qbr upon m, from the expression of radius r equal to mv by qb, we can find kinetic energy as q square b square r square upon 2m। So this is the expression for kinetic energy। So various expression we can find out by equating the two expressions mv square by r equal to qvb। Now what happens if charged particle enters at an acute or obtuse angle inside the magnetic field, then its path becomes helical। So consider a charge q of mass m moving with velocity v at an angle theta with the direction of magnetic field b। In this situation what happens, if we resolve velocity of charge along and perpendicular to the field, we find that the particle moves with constant velocity v cos theta along the field along x-axis, and at the same time it is also moving with velocity v sin theta perpendicular to the field। As we can see here, the component v sin theta is perpendicular to the field b and v cos theta is along the field b।
due to which it will describe a circle in a plane perpendicular to the field, means YZ plane. So in the combined effect of both the component of velocity, charge will move along helical path and the curve is called helix. So this is helical path. So what we can find about this helix, that pitch. What is pitch? The distance between two loops is called pitch. So we can treat it as threaded portion of a screw, and the gap between the two threads, two peaks or two troughs, can be called pitch. So we can find this pitch as in this direction velocity component v cos theta is acting. So if we multiply v cos theta with time period capital T, then we get pitch. Axis of helix. It is a straight line along external magnetic field which joins all the centers of circular turns, called axis of helix. Radius of circular path. Centripetal force required to move the charge in a circle is provided by magnetic force Fm equal to Fcp. So Q V sin theta into B sin 90 equal to mv sin theta whole square upon r. Why we are taking here V sin theta? Because V perpendicular is needed here. Why we have taken V sin theta? Because V perpendicular is needed here also. And sin 90, as V and B are perpendicular, because of that theta is 90 degree. So what we get, R equal to mv sin theta upon qv. So this is radius of circular path. So do you notice why cos theta is not coming in the expression? Because it is the component which is along the direction of B. So next is time period of circular motion, capital T, 2 pi r upon V sin theta, where r is mv sin theta upon qb, or T equal to 2 pi upon V sin theta. We put the value of r mv sin theta upon qb, and here you can see that sin theta get cancelled. So again, time period T equal to 2 pi m upon qb. And the pitch of helix, the linear distance traveled by the charged particle in one revolution or in one time period along external magnetic field direction is called pitch of helix. So we can write the formula as P equal to V cos theta, the component which is parallel to magnetic field, multiplied by the time period, where time period also we find its expression 2 pi m upon qb. So expression for pitch becomes 2 pi m V cos theta upon qb. Now Lorentz force on moving charge, it is represented as capital F subscript L, or we can also call it combined Lorentz force, capital F subscript C. Whenever a charged particle is moving in a region where both electric field E and magnetic field B exist, then electric and magnetic forces are acting on it. So most of the time both the fields are crossed, means perpendicular to each other. The resultant of these forces are called electromagnetic or Lorentz force or combined Lorentz force on charge. We have neglected the effect of gravity here. So FL equal to FE plus FM, or FL equal to QE, it is because of electric field, plus Q times V cross B, and it is because of magnetic field. A charge Q, mass M, is projected from field free region to field region, as you can see in the picture, in such a way that its velocity V is perpendicular to magnetic field B. So velocity V is perpendicular to magnetic field B, magnetic field is outwards towards you. The charge deflected from its initial direction of motion and traced a part of circle according to following conditions. So which path it will take, it depends. Charge does not strike to the opposite plate and complete the semicircle only if its path radius is less than d. Then it is possible that it will complete the circle, semicircle only. It will complete the semicircle. Charge does not strike to the opposite plate and just complete the semicircle if r equal to d. Charge strike to opposite plate and does not complete the semicircle if r greater than d.
So you can see here, if radius is greater than d, then charged particle will strike the opposite plane. There is no chance that it can complete the semicircle. But b is the limiting condition. In that case, r is exactly equal to d. So we can say it will just grazes the surface and complete the semicircle. Motion of charge in uniform transverse limited magnetic field can be represented like this. A uniform magnetic field of width d. So field is acting in limited region up to distance d only. So this concept or these data are useful in solving questions. So let's see what are key points we have learned till now. The force Fm is always perpendicular to both the velocity v and the field v. A charged particle at rest in a steady magnetic field does not experience any force. As we know, if charge is at rest, then there is no magnetic field of its own, so no interaction with external magnetic field. If the charged particle is at rest, then V equal to 0, so V cross V equal to 0. A moving charged particle does not experience any force in a magnetic field if its motion is parallel or anti-parallel to the field. So have you remembered the example of dog I have quoted earlier? So you know very well, if motion of charged particle is parallel or anti-parallel, then magnetic field cannot apply force because theta is 180 degree, force becomes 0. Here, force is maximum if theta is 90 degree. We can see that force becomes maximum if theta is 90 degree. If the particle is moving perpendicular to the field, in this situation, all the three vectors f, v and b are mutually perpendicular to each other, then sine theta equal to 1, which is its maximum value. The force will be maximum Fm equal to QVB. Work done by force due to magnetic field in motion of a charged particle is always 0. Why it is so? We know very well why it is so. बच्चों जस्ट मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपने देखा नीचे सबटाइटल्स चल रहे थे, इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रहा था साथ में जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बट क्लियरली हम समझ चुके हैं कि वो किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है. सो लेट्स गो विद द फ्लो. सो वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल हमेशा जीरो होगा. वर्क डन ये हम समझ चुके हैं. चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फोर्स इस पे काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स जब परपेंडिकुलर तो डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0 हो गया थीटा 90 होने से. और वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी. एंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल वी रिमेन कांस्टेंट. स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी वेक्टर हैं, डायरेक्शन को ये चेंज कर सकता है तो वो चेंज हो जाता है. और इन दिस सिचुएशन फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली. एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों. चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है 2i - 3j + k × 10⁻6 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कंपोनेंट फॉर्म में हमें दी हुई है टेस्ला में. तो फोर्स कितना होगा? तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का ये एग्जांपल है. अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ निकालना होगा. अब उसके लिए आप डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सो गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. नेक्स्ट, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफ्लेक्टेड साइडवेज. बीम जो है चल रही है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. कुड दिस डिफ्लेक्शन बी कॉज्ड बाय, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है? अगर दोनों पॉसिबल है तो पता कैसे लगाएंगे हम कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? तो सिंपल सा लॉजिक है. अगर वो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है
तो पैराबोलिक पाथ होगा, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो सर्कुलर पाथ होने वाला है। सो यस, द मूविंग चार्ज पार्टिकल एग्जांपल प्रोटॉन, and here it is alpha particle, correction is there, alpha particle may be deflected sideways either by an electric or by a magnetic field. The force exerted by a magnetic field on the moving charged particle is always perpendicular to the direction of motion, so that no work is done on the particle by this magnetic force. एक तो ये फीचर हो गया, that is magnetic field simply deflect the particle and does not increase its kinetic energy. एक तो इस फीचर से पता लगा सकते हैं। The force exerted by electric field on the charged particle at rest or in motion is always along the direction of field and the kinetic energy of particle changes। और दूसरा जो मैंने बताया, जो पार्टिकल का पाथ होगा बच्चों, अगर वो पैराबोलिक है तो cause will be the electric field, और circular है तो cause will be magnetic field। A neutron, a proton, an alpha particle enter a region of constant magnetic field, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, with equal velocities, तीनों equal velocity से enter। The magnetic field is along the inward normal, क्रॉस से दिखाया, to the plane of paper। The tracks of the particles are shown in figure, relate the tracks to the particles। कौन सा अल्फा पार्टिकल है, कौन सा न्यूट्रॉन, कौन सा प्रोटॉन, तो आप साफ साफ समझ सकते हैं। जो सीधा गुजर गया न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो कोई असर नहीं होने वाला है, तो ये तो सी तो न्यूट्रॉन है। अब या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाए, V क्रॉस B, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मुड़ेंगे इस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। सो पॉजिटिव है प्रोटॉन और अल्फा, तो ए और बी में से कोई एक प्रोटॉन होगा, एक अल्फा होगा। डेफिनेटली डी तो क्या हो गया, डी हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने लोकेट कर लिया। अब सवाल उठता है किसके पाथ की रेडियस ज्यादा होगी, तो R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी अगर आपके दिमाग में है, तो जिसका मास एम वी अपॉन क्यू बी, जिसका मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगा उसी की रेडियस ज्यादा होगी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो मास टू चार्ज रेशियो अगर आप पता करते हो, तो मास टू चार्ज रेशियो, ये रहा मास टू चार्ज रेशियो, अल्फा के लिए निकालते हैं तो 4m अपॉन 2e, प्रोटॉन के लिए निकालते हैं तो m अपॉन e, यानी ये 2m अपॉन e है, तो अल्फा के लिए ज्यादा है, अल्फा के लिए ज्यादा है तो अल्फा की रेडियस प्रोटॉन से ज्यादा होगी। So we can see like that. So R alpha is greater than Rb. So track B to alpha particle, A corresponds to proton, C corresponds to neutron, and D corresponds to electron। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। An electron emitted by heated cathode, ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, and accelerated through a potential difference 2 किलोवोल्ट से एक्सेलरेट किया, enters a region with uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। B हमारे पास है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, determine the radius of trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity, यानी 90 डिग्री पर है, makes an angle 30 डिग्री with initial velocity 30 डिग्री। तो फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, तो आई थिंक आप कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो। सो जस्ट पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। हियर इज द सॉल्यूशन। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जो छोटा वी आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी का वी है, बड़ा वी पोटेंशियल का वी है। वैल्यूज रख दी हमने सारी जो हमें दी हुई है, एंड हियर वी गेट द आंसर, दिस इज द वेलोसिटी। अब रेडियस निकालनी है हमें, जब थीटा 90 है तो एम वी अपॉन क्यू बी से मिलेगी, और जब थीटा 90 नहीं है 30 है तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी से हमको रेडियस मिलने वाला। तो फर्क कितना पड़ गया आप देख लीजिए, 1 मिलीमीटर 0.5, आधी हो गई रेडियस। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ एंगल। अगर बी से 90 डिग्री पर एंटर नहीं होता पार्टिकल तो ये इतना फर्क पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल है मास m का, चार्ज q का, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है ना, दिमाग में इमेज भी साथ में चलनी चाहिए। फिगर हो सकता है मिले आपको क्वेश्चन में, हो सकता ना मिले। परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे एंटर कर रहा है, विड्थ d है यानी d दूरी में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है,
इधर भी ऐसे d दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन थीटा ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन थीटा पता करना है, वो कितना होगा। तो जा रहा था इधर सीधा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमा दिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल से मुड़ गया, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। So you can pause the video and you can find value. Here is the solution. Radius of circular orbit r equal to mv by qb. So deviation theta may be obtained from figure as, इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। sin theta अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे, तो perpendicular upon hypotenuse, because this angle is theta, तो d, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ज्योमेट्री से हम दिखा सकते हैं। तो ये थीटा हो गया, तो d अपॉन r, तो d अपॉन r मुझे निकालना है। r की वैल्यू डाल दी mv अपॉन qb, और थीटा हो गया साइन इनवर्स dbq अपॉन mv। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, अगर तो हम पता कर सकते हैं इजीली। अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको खुद करने। टेस्ट चार्ज है इतने कूलम का, ये गलत लिखा बच्चों, ये सिंपली कैपिटल सी होना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट जो होती है। मूविंग विद वेलोसिटी v दी हुई है मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, मैग्नेटिक फोर्स, तो जैसा आपने इलस्ट्रेशन देखा था, q टाइम्स v क्रॉस b। तो पता लगाएं आप अपने आप, आंसर्स लास्ट में दिए मैंने। स्क्रीन को पॉज करके यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रीवियस ये था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको देखना है, चार्ज 10⁻³ कूलम, कूलम फिर कैपिटल सी से दिखाना चाहिए, 10⁻7 किलोग्राम मास, वेलोसिटी 10⁸ मीटर पर सेकंड से जा रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बी में, जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहा है। तो आप चाहें तो इसके साथ जे कैप जोड़ सकते हैं, और इसके साथ आप जोड़ सकते हैं आई कैप। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जस्ट फाइंड आउट, आंसर लास्ट में मिलेंगे बच्चों। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन है, यानी आपको एनर्जी दे दी गई है प्रोटॉन की, वो परपेंडिकुलर जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला के, तो इस पे फोर्स कितना होगा। तो एनर्जी से पहले आप इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, प्रोटॉन है, आपको मास पता है हाफ mv²। वेलोसिटी निकालने के बाद, क्योंकि मैग्नेटिक ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स qv भी लगना है, तो प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन जो है 10⁶ मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, डायरेक्शन पैरेलल टू ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी देखिए ये फ्यूजन हो गया, पहले आपको इस वायर की वजह से इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि हम देख रहे हैं राइट हैंड रूल लगाते तो अंदर की तरफ आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ इनवर्ट्स क्रॉस आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है वेलोसिटी के, बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ मिल रही है, v है आपके पास, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे म्यू0 अपॉन 2πr, स्ट्रेट वायर है ना, तो सर्कुलर सिमेट्री नहीं है, गाना याद आ गया होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सर्कुलर सिमेट्री नहीं, तो पाई आएगा नीचे बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी r को 10 सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके b निकालने के बाद आगे आप कर सकते हैं, फिर सब मिला के देख लेना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिए, सिमेट्री है, यू कैन डू दीज। 3 चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, यानी थीटा 90 है, ट्रांसवर्स मींस। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, आपको रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है रेडियस को। तो उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, प्रोटॉन का मास 1 मानते हैं आप, तो न्यूट्रॉन का मास 2 होगा, अल्फा पार्टिकल का मास 4 होगा। प्रोटॉन का चार्ज 1 मानते हैं, तो न्यूट्रॉन का चार्ज वो भी 1 है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो 2 है, तो इनकी रेडियस का रेशियो आप निकाल सकते हैं। इफ देयर वेलोसिटी सेम हो तो कितना, मोमेंटम सेम हो तो कितना, काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो कितना, एक्सेलरेशन सेम हो तो कितना। 3 चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे द रेडियस सर्कुलर ट्रैक्स आर इक्वल।
यहां पर दे दिया आपको रेडियस इक्वल है, देन फाइंड देयर फॉलोइंग रेशियो, तब आपको रेशियो निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाएं और ये तीनों सवाल सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, थ्री चार्ज प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। अभी आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोटॉन का मतलब क्या, 1p1, चार्ज भी 1, मास भी 1। ड्यूट्रॉन का मतलब क्या, 1h2, 1h2 मतलब चार्ज तो 1 है, मास 2 है। अल्फा पार्टिकल He24, चार्ज 2 है, मास 4 है। प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन रिस्पेक्टिवली, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं बच्चों, ओमेगा को। A beam of proton moving with velocity 4 into 10 to the power 5 meter per second enters in a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. 60 डिग्री एंगल। कैलकुलेट रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ एंड पिच ऑफ हेलिक्स। तो जो हेलिक्स से रिलेटेड थ्योरी पढ़ती है उसको लगाओ यहाँ पे बच्चों। 10, 11, 12 डू योरसेल्फ, स्क्रीन पॉज करके आप कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस के लिए है। 12th की बात करें, चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन सो नो नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज। तो वेलोसिटी सेक्टर का केस जो थ्योरी में हमने पढ़ा था वो याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो हो तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, दिस इज द कंडीशन। ये जीरो तो हो ही सकता है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करें चारों केसेस को, कब कब क्या क्या संभावना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तो भी जीरो हो सकता है अगर पार्टिकल पैरेलल जा रहा हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो निश्चित रूप से फोर्स लगेगा। तो सोच के देखें। इसी कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए 13, 14 एंड 15 है, बिकॉज कई तरह से घुमा कर ये क्वेश्चन आता है। तो स्क्रीन को पॉज करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें और इसके थ्रू जो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश की जा रही है उसको सेट होने दें दिमाग। और कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 9414489614। 16, 17 एंड 18, 80% प्रोटॉन कॉस्मिक पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं। रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में टुवर्ड्स नॉर्थ। कॉस्मिक पार्टिकल 80% प्रोटॉन है उसमें, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देन दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। तो हमें तो प्रोटॉन के लिए कैलकुलेशन करनी। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसा आपको सिखाया एक्चुअल ले लें जहां आप 3D में। तो 3D में आप ले रहे हैं अगर, तो जहां मैं बैठा हूं मेरे सामने नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने फिक्स किया लेफ्ट हैंड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं। फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, particle falling vertically downwards, they are deflected towards east, so you can check like that। डायरेक्शन वाले सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। 18th को देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर में लगाया, देन कैथोड एंड पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्टेड इन। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव रेज हैव पॉजिटिव चार्ज, तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। अब इसका एक्सिस आप किसे मानेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सिस। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सिस होगा अलोंग एनोड एंड कैथोड। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं दोनों के ही पैरेलल लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो कुछ होने वाला नहीं है। सो नो डिफ्लेक्शन फॉर बोथ। इसको वेरीफाई करें आप आंसर से। नेक्स्ट, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, सारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है बच्चों, आप खुद से ट्राई करें स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि हमने डायरेक्शन पे काफी डिस्कशन किया है। जिनको क्लियर नहीं हो डायरेक्शन वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। 21, 22, 23 ये सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट एंड मैच योर आंसर्स विद आंसर्स हियर, इनके साथ मैच कर लें तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, 18 का आंसर 1 दिया हुआ है और
अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं 18 पे, तो पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। तो मैंने आपको इसका आंसर क्या बताया, नो डिफ्लेक्शन, पर वो किसके लिए बताया था, पैरेलल लगाते हैं तो हम, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया था, पैरेलल लगाते हैं, तो दिमाग लगा के आपको सवाल करना है। यहाँ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है बच्चों, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लग रहा है फील्ड अगर एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के, तो कैथोड एंड पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्टेड इन, अब ये देखिए कंसेप्ट ही पूरा चेंज हो गया, पैरेलल लग रहा था तो कंसेप्ट अलग काम कर रहा था, नो डिफ्लेक्शन फॉर बोथ बनता आंसर, परपेंडिकुलर लग रहा है। अब देखिए कि पॉजिटिव जा रहा है कैथोड की तरफ, नेगेटिव जा रहा है एनोड की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन जो उनका होने वाला है, अभी तो डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और वो डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में आएगा, इसलिए 18 का आंसर है फर्स्ट। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा था सिंपली कि मान लीजिए जल्दबाजी में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया, जल्दबाजी में मैंने परपेंडिकुलर को ओवरलुक करते हुए क्या किया, पैरेलल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल ले लिया, तो मेरा आंसर अलग आ गया। अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका यही है कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, पहले आप आंसर्स निकाल लीजिए, फिर इन आंसर्स को देखिए, मैच कराइए, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, अगर मिसमैच हो रहा है तो, और यही तरीका है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और ओवरऑल कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर मैंने बताया, आप चैनल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते रहते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, तो अभी परफेक्ट वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, ये दिस इज एक्सपेरिमेंटल वीडियो। सो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल होकर बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, ये वीडियोस और बेटर होते जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ती जाएगी। सो व्हाट वी कैन से, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं बच्चों, इस वीडियो में इतना।